नमस्कार विद्यार्थियों, महिला महाविद्यालय बांदीकुई की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट द्वितीय में नेशनल मूवमेंट का अध्ययन कर रहे थे और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की विशेषताओं के साथ में ही वो सेक्शन वहाँ समाप्त होता है और आज हम द्वितीय सेक्शन है उसका प्रारंभ करेंगे। और द्वितीय सेक्शन में सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। वैसे ये द्वितीय सेक्शन है वो संविधान से संबंधित ही है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरल नॉलेज में भी बनते हैं और काफ़ी हद तक संविधान का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो अपना ये द्वितीय सेक्शन में है। हम भारतीय संविधान की विशेषताओं से इस द्वितीय जो सेक्शन है उसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोर्ड पे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं इनको लिखा है और क्रमबद्ध रूप से मैं एक एक जो विशेषताएं हैं उनको पहले पट्ट पे लिखता जाऊंगा और उसके बाद में फिर हम एक एक जो विशेषताएं हैं उनको समझेंगे। सबसे पहली जो विशेषता आती है भारतीय संविधान में वो आती है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। तो अपनी पहली वाली जो संविधान की विशेषता है वो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। दूसरी वाली विशेषता है वो अपनी आती है निर्मित लिखित व व्यापक संविधान। निर्मित लिखित व व्यापक संविधान। तीसरी वाली जो विशेषता है वो आती है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथी जो विशेषता आती है वो आती है समाजवादी राज्य। पांचवी वाली जो विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता। छठी वाली विशेषता है कठोरता है लचीलेपन का समन्वय। सातवीं वाली विशेषता भारतीय संविधान की आती है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था। आठवीं वाली विशेषता इसमें एकात्मक व
टीकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक व्यवस्था। नौवीं वाली विशेषता आती है इसमें संसदीय प्रभुसत्ता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। 10वीं वाली विशेषता आती है इसमें मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। 11वीं वाली विशेषता आती है इसमें राज्य नीति के निर्देशक तत्व। 12वीं वाली विशेषता आती है इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका। 13वीं वाली विशेषता इसमें आती है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का अंत। वयस्क मताधिकार। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का अंत व वयस्क मताधिकार। 14वीं वाली विशेषता इसमें आती है एकल नागरिकता। 15वीं वाली विशेषता इसमें आती है भारतीय संविधान की, वो है अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण। अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण। और 16वीं वाली विशेषता आती है इसमें विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थन। ठीक है, ये 16 जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, इनके बारे में अपन सूक्ष्म से अध्ययन करेंगे और फिर कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम व्यापक अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ विशेषताओं को, और एक एक करके यहाँ हम उनको क्लियर करेंगे। आप थोड़ा ध्यान देके
और देखिएगा कि किस किस प्रकार की विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान की हैं। सबसे पहली बात आती है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। भारत का जो संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। वर्तमान का जो संविधान है इससे पहले हमारे भारत में 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था और इस 35 के अधिनियम को ब्रिटेन की संसद ने बनाया था। ऐसा वर्तमान संविधान में नहीं है। वर्तमान संविधान है इसे भारत की जनता ने बनाया है। इसी वजह से हमारा भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। जनता है उसी ने इस संविधान की रचना की है। जनता की ही सहभागिता इस संविधान की रचना में हुई है। जनता के प्रतिनिधियों ने इस संविधान है उसको तैयार किया है। और अंतिम रूप से जो शक्ति है प्रभुसत्ता की शक्ति है वो जनता में ही निहित है। इस वजह से ये कहेंगे कि हमारा भारत का संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। दूसरी वाली विशेषता आती है इसमें कि निर्मित, लिखित व व्यापक संविधान। हमारे भारत का संविधान निर्मित है, लिखित है और व्यापक भी है। जब हम दुनिया के देशों के संविधानों की बात करते हैं तो संविधान दो प्रकार के, एक तो लिखित और दूसरा अलिखित। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और ब्रिटेन के संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि वो विकास का परिणाम है। हमारा भारत का संविधान विकास का परिणाम नहीं है अपितु रचना का परिणाम है। हमारा भारतीय संविधान निर्मित है। एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ। उस संविधान निर्मात्री सभा ने 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस संविधान का निर्माण किया था। तो हमारा संविधान निर्मित है। इसी के साथ साथ में संविधान लिखित है। ये अमेरिका के संविधान की भांति लिखित है, एक लिखित प्रलेख है। ब्रिटेन के संविधान की भांति अलिखित प्रलेख नहीं है, अर्थात इसकी प्रति है वो उपलब्ध है। और तीसरी वाली बात आती है इसमें व्यापक संविधान। दुनिया के देशों के संविधानों को हम देखते हैं तो वो संविधान इतने बड़े नहीं है जितना भारत का संविधान है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया के संविधानों में व्यापक संविधान है। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 ही धाराएं हैं और हमारे भारतीय संविधान में 395 धाराएं हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका का संविधान कितना छोटा है और हमारे भारत का संविधान कितना बड़ा है। तो हमारा भारत का जो संविधान है वो बहुत बड़ा या व्यापक संविधान है। तीसरी वाली जो बात आती है इसमें या विशेषता आती है वो आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत का जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें स्पष्टतः इस बात का उल्लेख कर रखा है कि हम भारत के लोग अर्थात भारत के जो लोग हैं उन्होंने ही इस संविधान को बनाने में योगदान दिया है। अतः संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति है वो भारतीय जनता में निहित है। और फिर ये लिख रखा है कि इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
तो सभी जो भारतवासी हैं इन्होंने इस संविधान को अंगीकृत किया है, आत्मार्पित किया है। और इसी के साथ साथ में हमारा भारतीय संविधान है वो लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। देखिएगा, ब्रिटेन का जो संविधान है या ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसमें आज भी सम्राट का पद है और वो जेनेटिक सिस्टम से सम्राट बनता है, अर्थात वंशानुगत व्यवस्था है वो सम्राट के पद की है। हमारे भारत में राष्ट्रपति का पद है, ये वंशानुगत नहीं है। हमारे भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इस वजह से हमारे भारत को हम लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गणराज्य शासन व्यवस्था वो होती है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, उसे गणराज्य व्यवस्था कहते हैं। और हमारा भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से निर्वाचित होता है। इस वजह से हमारा भारत का जो संविधान है वो गणराज्य की व्यवस्था को लेकर चलता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें समाजवादी राज्य। भारत का जो संविधान है वो समाजवादी ढांचे को भी लेकर चलता है। मूल संविधान में तो समाजवाद शब्द का जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया था, क्योंकि भारत उस समय अकारण विचारधाराएं हैं उनकी प्रतिस्पर्धा में नहीं जाना चाहता था या किसी भी जो विचारधारा है उससे संबद्ध नहीं होना चाहता था और अकारण ही जो विश्व शांति है उसमें बाधक नहीं बनना चाहता था। इस वजह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने समाजवाद शब्द का उल्लेख मूल संविधान में या उसकी प्रस्तावना में नहीं किया था। लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान हैं उसकी जो भावना है और कई अनुच्छेद ऐसे थे जिनमें समाजवाद की धारणा है या कॉन्सेप्ट है उसको अपनाया गया था। और भारतीय जनता है वो चाहती भी ये थी कि हमारे भारत में समाजवादी विचारधारा है यही सफल हो सकती है। इस वजह से जब परिस्थितियां भारत के अनुकूल हुई तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, फिर ध्यान से सुनिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करते हुए समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था और फिर स्पष्ट कर दिया गया था कि भारतीय संविधान है वो समाजवादी ढांचे को या समाजवादी जो विचारधारा है उसको भी लेकर चलता है और संविधान का उद्देश्य या लक्ष्य है वो समाजवादी समाज का निर्माण या समाजवादी ढांचे का निर्माण करके चलना है। नेक्स्ट बात आती है इसमें यह विशेषता आती है धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य सभी धर्मों में समान स्थिति को रखता है, राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करता है, राज्य सभी धर्मों के मामलों में तटस्थ स्थिति में रहता है। हमारे भारत में भारत राज्य है वो धर्म के मामले में तटस्थ तो नहीं रह सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी कुरीतियाँ, कुप्रथाएं, आडंबर, परंपराएं ये चीज़ें व्याप्त थी और इन्हें दूर करना भी भारत राज्य का उद्देश्य था। इस वजह से जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें इतना ज़्यादा हस्तक्षेप तो हमारे भारतीय संविधान ने नहीं किया और भारतीय संविधान की कुछ जो धाराएं हैं, विशेषकर हम फंडामेंटल राइट में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें अनुच्छेद 25 में लिख दिया था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। लेकिन साथ साथ में ये भी लिख दिया
कि शांति व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना आदि का जो बंधन है वो टूटना नहीं चाहिए। यानी कि देश की एकता और अखंडता या शांति व्यवस्था के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इनके अंतर्गत रहकर ही हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता का अनुसरण किया जा सकता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी हमारे मूल संविधान में नहीं अपनाया गया था। यानी कि उस जो भारत राज्य है वो सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करना चाहता था। और हमारे भारत में जो ये सांप्रदायिकतावाद है, इसका जो विष है वो इस कदर फैला था कि हम देख चुके थे कि ब्रिटिश शासन ने कैसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को चलाया, और उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको आधार बनाकर आगे चल के हमारे भारत का 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया था। और इस सांप्रदायिक प्रणाली को हमारे भारत में ये देखा गया कि ये एक ऐसा विष है जिसको अपनाने से और भी मुश्किलें हमारे भारत राज्य के समक्ष आ सकती हैं। इस वजह से तात्कालिक संदर्भ में पंथ निरपेक्षता की या धर्म निरपेक्षता की धारणा को हमारे भारतीय संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित कर दिया गया था और स्पष्ट कर दिया कि अब भारत है वो पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। अर्थात पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य हमारे भारत में ये है कि भारत धर्मों के मामले में तटस्थ नहीं है, लेकिन और तटस्थ रह भी नहीं सकता। हमारे भारत में जो राज्य है वो सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करता है और सभी धर्म हैं उनको समान संरक्षण प्रदान करता है। इस रूप में हमारा भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है। इस कॉन्सेप्ट को भी हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अपनाया गया है। नेक्स्ट बात आती है इसमें कठोरता व लचीलेपन का समन्वय। भारत का जो संविधान है उसमें कठोर और लचीला दोनों ही जो संविधान है उनमें समन्वय स्थापित किया, या दोनों ही जो विशेषता है उनमें समन्वय स्थापित किया गया है। देखिएगा, हमारे भारतीय संविधान को बनाने वाले जो थे उन्होंने दुनिया के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया था। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके और जहाँ से जो अच्छी बातें थी उसको हमारे भारतीय संविधान में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो हो सकता है उस हिसाब से उन्होंने संविधान में उन जो विशेषताएं हैं उनको रखा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहली बात आती है कठोर संविधान की। संविधान 2 प्रकार का होता है, एक तो कठोर संविधान और दूसरा लचीला संविधान। ये स्वरूप के आधार पर 2 प्रकार का होता है। तो कठोर संविधान वो होता है जिसमें संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, कठोर संविधान वो होता है जिसमें संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को, विशिष्ट प्रक्रिया को, जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और लचीला संविधान वो होता है जिसमें संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण प्रक्रिया को अपनाया जाता है या साधारण प्रक्रिया से ही संविधान में संशोधन हो जाता है। अब हम ब्रिटेन के संविधान को लेते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि वो संविधान लचीला है और ब्रिटेन की जो संसद है उस संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। तो सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश संविधान है वो लचीला है और इसी को लेकर वहाँ के एक विद्वान डी लॉम्ब ने ये कहा था कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, अन्यथा सब कुछ कर सकती है। अर्थात संसद के पास में वहाँ इतनी शक्ति है कि वो संविधान में किसी भी प्रकार का साधारण बहुमत से ही परिवर्तन कर सकती है।
तो हम जब अमेरिका के संविधान को देखते हैं, स्विट्ज़रलैंड के संविधान को देखते हैं, तो वहाँ पर जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो एक विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाता है, अर्थात वहाँ पर संविधान में संशोधन करना सरल कार्य नहीं है। इस वजह से ये कहा जाता है कि अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था और अब वर्तमान संदर्भ में 2020 चल रहा है और 1787 से लेकर 1920 तक 225 सालों में केवल 27 संविधान संशोधन अमेरिका में हुए हैं। इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका का संविधान कितना कठोर है, उसमें संशोधन करना सरल कार्य नहीं है। हम भारत के संविधान को देखते हैं कि अब तक भारतीय संविधान में 120 संविधान संशोधन रखे जा चुके हैं और 103 संविधान संशोधन अब तक भारतीय संविधान में हो चुके हैं। और जबकि भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था, केवल 70 वर्षों में इतने संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये क्यों? क्योंकि हमारा भारत का संविधान लचीला भी है और हमारा भारत का संविधान कठोर भी है। हम भारतीय संविधान को कठोरता में किस रूप में देखेंगे कि हमारे भारत में जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अगर उसकी निर्वाचन पद्धति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो, अगर सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो, उच्च न्यायालय की प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, तो इसमें ये स्पष्टता कर रखा है कि संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ही ऐसा हो सकता है। और ये प्रक्रिया कोई सरल नहीं है, अपितु ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। इस वजह से हमारे भारतीय संविधान को हम कठोर कहते हैं। और दूसरी बात आती है कि भारत का संविधान लचीला कैसे है। हमारे भारतीय संविधान में कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें अकेले भारत की संसद साधारण बहुमत से ही परिवर्तन कर सकती है। जैसे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, दो राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर नवीन राज्य का निर्माण करना हो, अगर इस प्रकार का कोई विषय आता है तो भारत की संसद अकेले ही साधारण बहुमत से उसमें परिवर्तन कर सकती है। इस वजह से हमारा भारत का संविधान लचीला भी है। तो हमने देखा यहाँ पर कि दुनिया के देशों में या तो संविधान कठोर ही है, जैसे अमेरिका का संविधान या स्विट्ज़रलैंड का संविधान, और या फिर दुनिया के देशों में संविधान लचीला भी है, यानी कि हम ब्रिटेन के संविधान को देखते हैं। लेकिन हमारा भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, अर्थात कठोर और लचीलेपन में समन्वय स्थापित किया गया है। ये भी एक खास विशेषता हमारे भारतीय संविधान की है। आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा और विशेषताओं को मैं आपको आगे क्लियर करूँगा, और ध्यानपूर्वक आप जो विशेषताएं हैं इनको सुनिएगा, ताकि काफ़ी हद तक हम जब एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे तो फिर जो चीज़ें हैं वो हमारे बहुत सरल तरीके से समझ में आ सकती हैं। धन्यवाद।